Greeting everyone. Today we will discuss one of the topic of breathing and exchange of gases. Okay. इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बेटा ब्रीदिंग के बारे में कि ब्रीदिंग क्या है और इसका मैकेनिज्म। सबसे पहले जब हमारे दिमाग में आता है व्हाट इज ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के अंदर बेटा दो चीजें इन्वॉल्व है। क्या? एक तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसके अंदर क्या है बेटा, हम क्या करते हैं, O2 को इनहेल करते हैं, O2 का इनटेक करते हैं और CO2 को एक्सहेल करते हैं। ये दोनों प्रोसेसेस ब्रीदिंग के अंदर आते हैं। तो in this, the take of oxygen in the respiratory tract and elimination of CO2। इसमें CO2 का एक्सचेंज होता है फ्रॉम द वाटर। ये प्रोसेस है हमारा ब्रीदिंग का। अब इसके मैकेनिज्म में बेटा दो चीज आती है मेजर। अगर हम बात करें भी क्या क्या चीजें इसके मैकेनिज्म में आती है, जब हम इसके मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें मेजरली इसके अंदर इन्वॉल्व होगी। अगर हम बात करते हैं सी, जैसे ये हमारा एल्विलॉय है। एल्विलॉय मतलब कि जहां पे हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, लंग्स की एक यूनिट। इसके अंदर क्या है, इसके साथ अटैच्ड होती है हमारी क्या, ब्लड वेसल्स, जो मेजरली क्या होती है बेटा, कैपिलरीज। ठीक है। तो सी, क्या चीज है मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। सपोज सबसे पहले तो ये क्या है बेटा, एल्वियोलर वॉल, वॉल्स ऑफ एल्विलाई। ठीक है। इसमें क्या है ये बेटा, ये ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज, अब आपको पता होना चाहिए जो कैपिलरीज है वो थिन वॉल्ड होती है। थिन वॉल होने की वजह से वहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस बहुत इजीली हो जाता है। ठीक है बेटा। अब देखो कोई भी, अगर हम बात करें एयर आई, एयर इन, जो यहाँ पे एयर आ रही है बेटा, यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे एक्सचेंज होता है। जो O2 है, O2 आई एयर से, O2 डिफ्यूज होएगी बेटा फ्रॉम एल्वियोलाई टू ब्लड। ठीक है। फिर उसके बाद हम दूसरा प्रोसेस क्या करेंगे, उसके बाद हम दूसरा प्रोसेस करेंगे कि एयर आउट जा, एयर बाहर जा रही है। इसमें क्या है बेटा, इसमें जो हमारी CO2 है, CO2 क्या हो जाएगा बेटा, डिफ्यूजेस आउट फ्रॉम ब्लड टू एल्वियोल। ये दोनों प्रोसेस हमारा आता है बेटा इसके अंदर। ये हमारा एल्वियोलर डक्ट। ठीक है। ये हमारा ब्रीदिंग का कंसेप्ट है कि कोई भी एयर आई, O2 का एक्सचेंज होगा और बाकी की जो एयर है वो आउट चली जाएगी बेटा, CO2 का एक्सचेंज। ठीक है। उसके बाद जब हमने ये डिस्कस किया, ब्रीदिंग के अंदर हमने क्या चीजें की बेटा, दो चीज। क्या? इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन। तो इनहेलेशन, इनहेलेशन मतलब ऑक्सीजन का लेना, इनहेलेशन या इसे इंस्पिरेशन भी कहते हैं बेटा। दूसरा है एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन। ठीक है। अब इसके अंदर आपको पता होना चाहिए, इसका मतलब है बेटा इनटेक ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर का इनटू लंग्स। ठीक है। और सबसे मेजर बात बेटा इसमें जो हमारा एयर आई लंग्स के अंदर, ठीक है, ये जो प्रोसेस है बेटा, ये प्रोसेस है एक्टिव प्रोसेस। अब आपको पता है एक्टिव प्रोसेस का मतलब क्या होता है बेटा। एक्टिव प्रोसेस का मतलब है कि यहाँ पे ATP इन्वॉल्व है, ATP की कंजप्शन हमें चाहिए ही चाहिए। क्यों होता है बेटा ये, क्योंकि इसमें क्या होता है, जब हमारे लंग्स इंस्पायर करते हैं तब जो जितनी भी मसल्स हैं हमारे लंग्स के अंदर, जितनी भी मसल्स हैं बेटा वो कंट्रैक्ट होती है। तो उसको कंट्रैक्ट होने के लिए क्या चाहिए बेटा, एनर्जी चाहिए। दैट्स वाई ये क्या है बेटा, एक्टिव प्रोसेस। तो इसमें लिख देते हैं फॉर कंट्रैक्शन।
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी तरफ आता है बेटा एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन। इसमें क्या है बेटा, ये जो हमारी जितनी भी ऑक्सीजन हमने यूटिलाइज कर ली, अब जो CO2 बनी है बेटा उसको हम आउट फ्रॉम द लंग्स करते हैं। तो इसमें क्या है, एक्सपेलिंग आउट CO2 एयर इनटू एटमॉस्फेयर। इसमें क्या है बेटा, इसमें मसल्स का रिलैक्सेशन होता है, इसमें कोई भी एनर्जी हमें नहीं चाहिए। तो ये क्या है बेटा, पैसिव प्रोसेस। तो ये हमारा जर्नल हमने बात करी कि क्या है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। अब इसका मैं आपको पूरा बताती हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं बेटा। सबसे पहले आता है बेटा इनहेलेशन। इनहेलेशन के अंदर क्या है बेटा, इसके अंदर हमने क्या बात करी, कंट्रैक्शन होनी है मसल्स। अब हम देखते हैं किस काइंड, इसके अंदर कंट्रैक्शन होगी बेटा दो मसल्स, कंट्रैक्शन ऑफ टू मसल्स, टू टाइप्स ऑफ मसल्स। अब देखते हैं कौन कौन सी मसल्स हैं, आगे मैं बात करूं। सबसे पहली मसल है बेटा डायफ्राम। डायफ्राम आपके लिए क्या है बेटा, ये जो हमारी थोरेसिक कैविटी है ना, जहाँ पे लंग्स एसोसिएटेड है, वहां पे नीचे की तरफ हमारे लंग्स किसके अंदर होता है बेटा, रिब्स के अंदर। एक हमारा बोन लाइक स्ट्रक्चर है जो रिब केज है, उसके अंदर हमारे लंग्स होते हैं। ठीक है, उस रिब्स के बीच में क्या होते हैं बेटा, उसको कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करने के लिए मसल्स प्रेजेंट। ठीक है, उसके बाद जो नीचे वाली साइड क्या होता है, नीचे वाली साइड डायफ्राम होता है, जो हमने अर्लियर वीडियो में देखा था जब हमने डायग्राम किया था रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, अब जो डायफ्राम है, अभी डायफ्राम में क्या है बेटा, जर्नली अगर हम बात करें डायफ्राम कैसा होता है बेटा, डोम शेप होता है ना। तो मैं आपको एक दिखाती हूँ कैसे हम करेंगे इसको, वेट फॉर अ सेकेंड। इसमें क्या है, जैसे सपोज ये हमारा कोई भी लंग, चाहे लेफ्ट लो लो चाहे राइट लंग। अब लंग के पीछे वाली साइड हमारी जो बैकबोन है वो हम बात करें। ठीक है, अब साइड पे हमारा यहाँ पे रिब केज है बेटा, ये मैंने क्रॉस सेक्शनल एरिया कट किया है तो आपको थोड़ा थोड़ा सर्कुलर दिखे। कितनी रिब्स होती है बेटा रिब केज में, ये कम से कम हमारे मतलब बोलेंगे कि 12 होती है। ठीक है, तो उन रिब्स के बीच में भी मसल्स होती है। ठीक है, ये हमने जर्नल बात करी, और ये हमारा क्या है बेटा, डायफ्राम। अगर मैं इसको लेबल करूं तो ये हमारा क्या है बेटा, डायफ्राम। ठीक है, और ये हमारी रिब्स, और ये हमारे लंग्स। ठीक है बेटा, अब डायफ्राम क्या करता है बेटा, इसमें क्या होता है, जो डायफ्राम ऐसे डोम शेप्ड है। ठीक है, डोम शेप्ड होने की वजह से इंस्पिरेशन में क्या होता है बेटा, ये यहाँ पे रिब्स के साथ अटैच्ड है, रिब्स के साथ अटैच्ड है, तो ये थोड़ा 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 फ्लैट होता जाएगा ऐसे नीचे की तरफ। नीचे की तरफ फ्लैट हो जाएगा तो इसकी कंडीशन क्या है बेटा, ऐसे फ्लैट। हम कहेंगे जो हमारा फ्लैट, जो हमारा डायफ्राम है वो क्या होगा बेटा, बिकम्स फ्लैट। ठीक है, क्योंकि वो रिब्स के साथ अटैच्ड है बेटा, जब वो कंट्रैक्ट होती है मसल्स तो वो ऐसे कंट्रैक्ट होती है तो वो बिल्कुल डायफ्राम क्या हो जाता है बेटा, बिल्कुल स्टेप। अब ये देखो, ये हमारा जो यहाँ पे जो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम था वो कहीं ना कहीं क्या हो गया बेटा, इंक्रीज हो गया। इंक्रीज ये क्या, डोर्सल साइड ये है वेंट्रल साइड। तो कैसे इंक्रीज हुआ ये बता, सॉरी ये इंटीरियर साइड ये पोस्टीरियर साइड, डोर्सल साइड और वेंट्रल साइड सारी साइड हमें पता है। अब हमने देख रहे हैं किस साइड ये इंक्रीज होगा। तो डायफ्राम में सबसे पहले कौन सी वो होती है, डायफ्राम में होती है बेटा फ्रेनिक या रेडियल मसल्स काम कर, वो क्या करते हैं बेटा, डायफ्राम को फ्लैट कर, फ्लैट कर दिया। फ्लैट करने के बाद अब देखो इंट्रा पल्मनरी वॉल्यूम, इंट्रा मीन्स विद इन अ लंग, पल्मनरी वर्ड हम यूज करते हैं बेटा लंग्स के लिए। तो वो जो लंग्स के अंदर का वॉल्यूम है उसे हम कहेंगे बेटा इंट्रा पल्मनरी वॉल्यूम। अब इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम क्या हो गया बेटा, कहीं ना कहीं देखो पहले ये इतना था, अब ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो गया बेटा, इतना इंक्रीज हो गया।
एज यू ऑल नो कि जो वॉल्यूम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा प्रेशर के, जिसे हम कहेंगे बॉयल्स लॉ। ये हम अपना केमिस्ट्री फिजिक्स में पढ़ते हैं आप। तो जब वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है तो बेटा जो हमारा प्रेशर है, तो इंट्रा पल्मनरी प्रेशर है, वो क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज हो गया। अब आपको हमेशा पता है, चाहे वाटर का केस है, चाहे गैसेस का एक्सचेंज, इसमें क्या होता है कि जो टेंडेंसी होती है नेचुरली कि वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की मूव करने की। अब कोई भी एयर हम इनहेल करते हैं उसमें क्या होता है बेटा, आप खुद सोचो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर बाहर ज्यादा है तो इनवर्ड आएगा, मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव कर। ठीक है। तो अब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर हमारे जो लंग्स में है वो कम हो गया है, तो बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा है, ज्यादा। तो अब वो क्या मूवमेंट होगी बेटा, बाहर से अंदर की। तो इसमें जर्नली क्या होता है, जो हमारी एयर है वो एंटर करते हैं इनटू लंग्स। तो एयर एंटर इनटू लंग्स, ये हमने केस किया बेटा डायफ्राम। ठीक है। अब दूसरी मसल्स जो होती हैं वो होती हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। अब देखो, दो रिब्स हैं, ऐसे हमारे 12 पेयर रिब्स होते हैं, है ना बेटा। दो रिब्स के बीच में मसल होती है जिसे हम कहते हैं इंटरकोस्टल। कोस्टल वर्ड यूज होता है बेटा रिब्स के लिए। तो दो रिब्स के बीच में जो मसल है उसे कहेंगे इंटरकोस्ट। अब इसमें भी दो होती है बेटा, एक इंटरनल इंटरकोस्टल और एक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। जो इंटरनली कंट्रैक्ट करने में हेल्प करती है, अगर हमारी रिब्स बाहर की तरफ मूव कर रही है, आउटवर्ड मूव कर रही है, तो मूवमेंट क्या आएगी बेटा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। अगर वो हमारा रिब्स कंट्रैक्ट कर रहा है, अंदर की तरफ मूव हो रहा है, तब कौन सी मूवमेंट आएगी बेटा, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है। जब हम इसके अंदर कर रहे हैं, इसके अंदर क्या होता है बेटा, जो रिब्स जो रिब्स है हमारी, जब हम बोलेंगे जो रिब्स हैं या फिर जो स्टर्नम है, वो क्या आएगा बेटा, अपवर्ड मूव करेगा और आउटवर्ड। ये वाली चीज मतलब यहां तक आ जाए, बाहर की तरफ आ रही है बेटा, अपवर्ड एंड आउट। अब आप खुद देखो बेटा, जो यहाँ पे थी अब वो इधर हो गई है। जब वो मूव हो गई है तो कहीं ना कहीं इधर भी वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। तो अब क्या हो गया हमारा, उसके बाद इंट्रा पल्मनरी वॉल्यूम क्या हो गया बेटा, इंक्रीज हो गया। तो इंट्रा पल्मनरी प्रेशर क्या हो गया बेटा, डिक्रीज हो। तो इन दोनों की वजह से फिर से क्या होगा बेटा, एयर एंटर करेगी लंग्स। ठीक है। अब देखो, इधर भी वॉल्यूम बढ़ रहा था, इधर भी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि हमसे पूछा जाता है बेटा कौन सी एक्सिस में मूवमेंट, कि डोर्सो वेंट्रल मूवमेंट है या इंटीरियर पोस्टीरियर मूवमेंट है। तो ये पार्ट क्या होता है बेटा, इंटीरियर, ये पोस्टीरियर, ये डोर्सो, ये वेंट्रल। तो जो हमारा डायफ्राम मूवमेंट करता है बेटा उसको कहते हैं इंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें होता है डोर्सो वेंट्रल एक्सिस। देखो ये क्या हो गया, डोर्सो वेंट्रल एक्सिस होगी, और ये क्या हो गया बेटा, इंटीरियो पोस्टीरियो। ठीक है। ये हमने बात करी, सारे की सारी हमने बात करी इनहेलेशन। इनहेलेशन में हमने ऑक्सीजन को ले लिया है, ये हमने जर्नल बात करी इनहेलेशन। अब हम दूसरा बात करेंगे बेटा एक्सहेलेशन, जिसे हम कहेंगे एक्सपायरेशन। ठीक है। तो सेकंड है एक्सहेलेशन। ठीक है। अब मैंने एक्सेलेशन के बारे में आपको पहले ही बता दिया बेटा। एक्सेलेशन का मतलब क्या है, एक्सेलेशन का मतलब है हमारा, मतलब हमने CO2 को लंग से रिमूव करना है। ठीक है। और ये कहीं ना कहीं पैसिव प्रोसेस है, पैसिव है। अब आप खुद सोचो, जितनी भी अब हमारी मसल्स कंट्रैक्ट हुई हैं, ठीक है, कंट्रैक्ट हुई है, अब ये जितनी बाहर की तरफ मूव हुई है या जितनी नीचे की तरफ गई है वो नॉर्मल कंडीशंस में आ, तो इसमें कोई भी एनर्जी हमें नहीं चाहिए। ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेटा, इसमें बहुत सिंपल चीज है, इसके अंदर होएगी रिलैक्सेशन। तो रिलैक्सेशन ऑफ कंट्रैक्टेड डायफ्राम
जो हमारा डायफ्राम कंट्रैक्ट हुआ है वो, और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ये दोनों चीजों का हम काम। अब इसके अंदर क्या है कि अब वो वापस से रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, तो हमारा जो वॉल्यूम है, अगर मैं आपको पहले डायग्राम बना के दिखाती हूँ, जैसे सपोज ये हमारा लंग है, ठीक है बेटा। लंग के अंदर हमने क्या बनाया था पीछे, और आगे की तरफ बेटा यहाँ पे रिब्स, ठीक है बेटा। अब जो ये रिब्स है, क्या यहाँ तक आ गई थी? अब ये रिब्स वापिस जाएंगी यहाँ, और जो हमारा डायफ्राम था ऐसे होता है, ऐसे हो गया था, ये डायफ्राम भी क्या आएगा बेटा, वापस। तो जो यहाँ पे डायफ्राम है वापिस से रिलैक्स हो जाएगा, तो बिकम्स डोम शेप, वापिस से ही अपनी शेप ले लेगा, जिसे हम कहेंगे डोम शेप। पहले ये ऐसा हो गया था इनहेलेशन में, अब ये वापिस से एक्सहेल होके ऐसा हो जाएगा, डोम शेप हो गया। तो पहले यहाँ तक थी, पहले कैविटी इतनी थी, अब इतनी रह गई है बेटा। अब इतनी रहने से आपको क्या दिख रहा है, वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। सेम एज विद रिब्स, रिब्स के केस में क्या हो गया बेटा, अब ये क्या करेगा, रिब्स भी नॉर्मली हम कहेंगे कि मूव हो जाए, ठीक है, रिब्स भी अंदर की तरफ मूव होगी बेटा। अब हम कहेंगे रिब्स रिलैक्स होगी, तब इस केस में क्या होता है बेटा, इस केस में हमारी ऑक्सीजन जो भी एयर है वो बाहर की तरफ जाएगी, CO2। क्यों बाहर की तरफ जाएगी बेटा, इसका रीजन, अब क्या हो गया बेटा, जो इंट्रा पल्मनरी वॉल्यूम है वो क्या हो गया बेटा, डिक्रीज हो गया। डिक्रीज होने की वजह से जो इंट्रा पल्मनरी प्रेशर है वो क्या हो गया बेटा, इंक्रीज। क्यों, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। तो वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज, तो प्रेशर इंक्रीज हो गया बेटा। जब ये हो गया तो अब हमारी एयर कहाँ मूव करेगी बेटा, हाई प्रेशर प्रेशर से लो प्रेशर। तो प्रेशर कहाँ ज्यादा है, प्रेशर हमारे लंग्स में ज्यादा है, तो अब एयर लंग से बाहर की तरफ जाएगी, जिसे हम कहते हैं बेटा एक्सहेलेशन। तो एयर मूव्स आउट ऑफ लंग्स, ये जर्नल जो लर्न्स इनटू एटमॉस्फेयर, ये हमने जर्नल बात करी बेटा कंडीशंस, ठीक है बेटा। ये हमने बात करी बेटा नॉर्मल ब्रीथिंग की। अगर हम बात करते हैं, एक मैं नोट लिखवाऊं, ये नॉर्मल ब्रीदिंग थी। जो नॉर्मल ब्रीदिंग होती है बेटा उसको हम क्या कहते हैं, और उसको हम कहते हैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग। एब्डोमिनल ब्रीदिंग, क्यों, क्योंकि ये सारा हमारा जो काम चल रहा है बेटा थोरेसिक कैविटी में चल रहा है, तो एब्डोमेन से रिलेटेड होती है, हम खुद से कुछ भी कंट्रैक्ट रिलैक्स नहीं कर रहे, नॉर्मल ब्रीदिंग का पार्ट। नॉर्मल ब्रीथिंग की जब हम बात करते हैं तो आता है रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी रेट। अब आप सोचो कि रेस्पिरेटरी रेट क्या है, कि हम कितनी बार 1 मिनट में इनहेल और एक्सहेल, या नंबर ऑफ टाइम्स हम अपनी ब्रीदिंग का कंट्रोल 1 मिनट में कितना कर रहे हैं, दैट इज रेस्पिरेटरी रेट। अगर हम बात करेंगे जर्नली 12 to 16 पर मिनट, इसके अंदर बोथ इन्वॉल्व है बेटा, इनहेलेशन भी और एक्सहेलेशन, ठीक है। अब आप सोचोगे, जैसे जितना भी छोटा ऑर्गेनिज्म होता है, सपोज अगर हम बात करते हैं रेड की एग्जांपल लेते हैं, रेड का साइज क्या होता है बेटा, बहुत छोटा होता है, तो उनका सरफेस एरिया बहुत कम एक्सपोज होता है। तो इसमें क्या होता है, जो रेस्पिरेटरी रेट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा किसके, बॉडी साइज। अगर बॉडी साइज बहुत छोटा है तो रेस्पिरेटरी रेट बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। ये एक जर्नल है, इस पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है बेटा। जब हमारा, ये हमने सिंपल बात करी नॉर्मल ब्रीदिंग की और एब्डोमिनल ब्रीदिंग, उसके बाद एक चीज आती है हमारे पास यहीं पे, जो हम वेरियस योगा के वक्त हम आसन आसन करते हैं, उसके अंदर क्या आता है बेटा, एक फोर्सफुल एक्सपायरेशन की बात करते हैं।
एक नया कंसेप्ट आता है यहाँ पे, फोर्सफुल एक्सपायरेशन। ठीक है। अब फोर्सफुल एक्सपायरेशन में क्या बात करते हैं, देखो, अब ये हमने पहले बात करी थी, इनहेलेशन क्या होता है बेटा, एक्टिव प्रोसेस, एक्सहेलेशन होता है पैसिव प्रोसेस। अब आता है फोर्सफुली एक्सपायरेशन, ये भी क्या है बेटा, ये भी एक्टिव प्रोसेस, एक्टिव प्रोसेस। अब आप खुद सोचो कि एक्टिव प्रोसेस मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं कंट्रैक्शन होगी, तो इसके अंदर भी बेटा कंट्रैक्शन होती है दो मसल्स, कंट्रैक्शन ऑफ टू मसल्स। और सबसे अच्छी बात कि जो यहाँ पे कंट्रैक्शन है बेटा, वो हम फोर्सफुली कर रहे हैं, मतलब खुद से विलिंगली कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपको सांस मुश्किल आ रहा है या CO2 बहुत ज्यादा अमाउंट में हो जाती है, तब हम इस केस में इसको इन्वॉल्व कर। ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन सी दो मसल्स है? सबसे पहले आता है बेटा, हमने इंटरकोस्टल मसल पढ़ी, वो हमने पढ़ी थी एक्सटर्नल, जब हमने बाहर की तरफ कंटेक्ट करना था, रिबकेज मूव हो रहा था बाहर की तरफ, तो इसमें हम क्या है बेटा, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। कितनी होंगी बेटा ये, 12 रिब्स होती हैं, तो रिब्स के बीच बीच में है, तो 12 रिब्स हैं, तो इसके अंदर लगभग 11, मतलब लगभग क्या मतलब 11 होती है बेटा, 11 पेयर्स। ठीक है। दूसरी होती है बेटा एब्डोमिनल, एब्डोमिनल मसल। हम एक एक करके दोनों को डिस्कस करेंगे, कैसे ये कंट्रैक्ट करते हैं और क्या इफेक्ट डालते हैं। जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स है बेटा, ये हमारे कहाँ पे प्रेजेंट है, दो रिब्स के बीच में, और ये क्या करते हैं बेटा, रिब्स और स्टर्नम को अंदर की तरफ मूव करेंगे। एक्सटर्नल वाले बाहर की तरफ मूव करती थी, ये इनवर्ड, तो ये क्या करेंगे बेटा, मूव इनवर्ड एंड डाउनवर्ड। जब हमारी ये थोरेसिक कैविटी है, अब वो रिब्स अंदर की तरफ मूव हो रही है, तो कहीं ना क्या क्या हो गया बेटा, आप खुद सोचो, जो इंट्रा पल्मनरी वॉल्यूम है, पहले इतना था अब इतना हो गया, कम हो गया बेटा, तो इंट्रा पल्मनरी वॉल्यूम है वो क्या हो गया बेटा, डिक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। और दूसरी जगह क्या है बेटा, जो इंट्रा पल्मनरी प्रेशर है वो इंक्रीज हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब जब प्रेशर इंक्रीज हो गया, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करेगी, तो हमारी जो एयर है वो बाहर की तरफ जाएगी, मूव एयर पुश्ड आउट इनटू एटमॉस्फेयर। क्लियर यहाँ तक? फिर आता है बेटा दूसरा, ये हमारा फर्स्ट केस, दूसरा केस आता है बेटा एब्डोमिनल मसल। अब देखो, जो एब्डोमिनल मसल है, एब्डोमिनल मसल में हम क्या करते हैं कि ये क्या करते हैं बेटा, ये हमारे डायफ्राम को, जैसे डायफ्राम पहले क्या था बेटा, पहले हमारा डॉम शेप था, फिर इंस्पायरेशन के वक्त फ्लैट हो जाता है, फिर एक्सपायरेशन की तरफ ऊपर। अब ये क्या करते हैं बेटा, जो एब्डोमिनल मसल है ये और पुश करते हैं उसको ऊपर की तरफ, जैसे हमारी ये कैविटी है ऐसा है, ये और पुश करेगी तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो इसके अंदर क्या है बेटा, पुशेस डायफ्राम अपवर्ड्स, और अपवर्ड की तरफ मूव करती है, जिसकी वजह से जो इंट्रा पल्मनरी वॉल्यूम है बेटा, वो क्या हो गया बेटा, डिक्रीज, और जो इंट्रा पल्मनरी प्रेशर है वो हो गया बेटा इंक्रीज, जिसकी वजह से हमारा वापस से क्या होगा बेटा, वापस से हम कहेंगे जो एयर है वो बाहर की तरफ मूव करेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो ये ऐसे ही मूव करेगी। अगर मैं आपको एक सिंपल सी चीज समझाना चाहूँ, आप देखना, अगर मैं बोलूं ये ये 10, इसमें sorry, इसमें क्या बेटा, ये क्या रिब्स है, तो तो ये वाला कलर क्या है बेटा, रिब्स का, और ये वाला कलर क्या है, डायफ। ठीक है। अब रिब्स क्या होती है सबसे पहले,
अब आप खुद सोच देखना बेटा, इंस्पायरेशन के वक्त ये रिब्स कहाँ जाती है बेटा, बाहर की तरफ जाती है, और नीचे से जो डायफ्राम है वो फ्लैटन हो जाता है। तो जो ये है हमारा सेकंड केस, और ये फर्स्ट, ये नॉर्मल कंडीशन थी फर्स्ट। फर्स्ट क्या थी बेटा हमारी, नॉर्मल कंडीशन। अब इंस्पायरेशन के वक्त जो हमारी रिब्स हैं वो बाहर की तरफ मूव करेंगी और डायफ्राम बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा, जिससे वॉल्यूम इंक्रीज। तो सेकंड केस क्या हो गया बेटा, इंस्पायरेशन का। ठीक है। उसके बाद एक्सपायरेशन में क्या है बेटा, फिर से फर्स्ट वाला कंडीशन आ जाएगी, फर्स्ट वाली। क्योंकि वो क्या होता है बेटा, रिलैक्सेशन ही होता है। तो जो नॉर्मल कंडीशन होती है वही होता है, तो इसे हम कहेंगे रिलैक्सेशन हो गया। अब उसके बाद थर्ड चीज जो हमारे पास आती है, जो फोर्सफुल एक्सपायरेटरी है, उसके अंदर वो और इनर की तरफ मूव हो जाता है, जो हमारी रिब्स हैं और जो हमारा डायफ्राम। तो हम बोलेंगे कि जो ये वाले कंडीशन है इसे हम क्या कहेंगे बेटा, थर्ड। और ये हम कहेंगे ये हमारा फर्स्ट केस। तो अब हमारा थर्ड केस क्या हो गया बेटा, फोर्सफुली एक्सपायरेशन, फोर्सफुल। इससे आपको समझ आया कि रिब्स और डायफ्राम की कंडीशंस क्या रहती हैं, कौन कौन सी मसल्स इसके अंदर इन्वॉल्व है। अगर मैं आपको और सिंपलीफाई करके इसका एक फ्लो चार्ट बना दूं, लेट मेक अ फ्लो चार्ट पूरे प्रोसेस का। ठीक है बेटा। अब इसके अंदर क्या है, अगर सबसे पहले हम लिखेंगे स्टेजेस, कि हमने क्या क्या डिस्कस किया है, स्टेजेस ऑफ ब्रीदिंग, कि ब्रीदिंग में क्या क्या स्टेजेस थी। इसमें आप बताओ क्या था बेटा, पहले हम कहेंगे इंस्पायरेशन। ठीक है। एक्सपायरेशन। ठीक है। और जो तीसरा हमने डिस्कस किया बेटा वो क्या था, वो हमने कहा फोर्सफुली एक्सपायरेशन। तो तीसरा है हमारा फोर्सफुल एक्सपायरेशन। ये हमने तीन केसेस हमने डिस्कस कर। ठीक है। तो हम जब डिस्कस कर रहे हैं तो सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं। तो देखो, एक एक करके डिस्कस करेंगे कौन कौन सी मसल्स का क्या बिहेवियर। स्टेजेस ऑफ ब्रीदिंग दूसरा है बेटा, मसल्स कौन कौन सी है, कंट्रैक्ट रिलैक्स क्या हो रहा है, कंट्रैक्ट या रिलैक्सेशन। और लास्ट है इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम एंड प्रेशर, दोनों चीजें यहाँ पे लिख दूंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब आप खुद सोचो बेटा, मसल्स इंस्पायरेशन में कौन सी बेटा, डायफ्राम, और एक्सटर्नल आईसीएम इंट्राकोस्टल मसल्स। एक्सपायरेशन में बेटा सेम, वही रिलैक्स होती हैं, तो वही हम कहेंगे डायफ्रागम और एक्सटर्नल आईसीएम। ठीक है। फिर जो फोर्सफुली में थे उसमें डिफरेंट थी बेटा, उसमें कौन सी थी, एक तो एब्डोमिनल मसल जो और फुट करती थी, एब्डोमिनल मसल, और दूसरी थी बेटा इंटरनल आइस। ये हमने कंडीशन डिस्कस करी कि कौन कौन सी मसल्स इसके अंदर इन्वॉल्व थी। ठीक है। तो ये हमने नॉर्मल कंडीशंस डिस्कस करी। ठीक है। अब आप देखो, अब हमें देखना है कि और इसके अंदर क्या होता था, कंट्रैक्ट होती थी या रिलैक्स होती थी। तो डायफ्राम क्या करता था बेटा, डायफ्राम क्या था, कंट्रैक्ट कर रहा था। ठीक है। और एक जो एक्सटर्नल आईसीएम थी वो भी कंट्रैक्ट कर रही है। यहाँ पे डायफ्राम क्या है बेटा, रिलैक्स करेगा, मतलब नॉर्मल कंडीशंस में। और जो एक्सटर्नल आईसीएम है बेटा वो भी रिलैक्स हो रही है। और जब हम फोर्सफुली एक्सपायरेशन करते हैं वो थोड़ा डिफरेंट केस है बेटा, उसमें भी कंट्रैक्शन हो, कंट्रैक्ट एंड कंट्रैक्ट। ठीक है। अब इस कंट्रैक्ट होने की वजह से जो वॉल्यूम है बेटा वो इंक्रीज हो जाता है, और प्रेशर क्या होगा बेटा, डिक्रीज।
और जो एक्सटर्नल आईसीएम में है उसने भी क्या किया बेटा, फ्रेश वॉल्यूम क्या हो गया बेटा हमारा, इंक्रीज हो गया, और जो प्रेशर होगा वो डिक्रीज होगा। रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स होने पे वॉल्यूम क्या हो गया बेटा, डिक्रीज, दोनों केसेस में। अगर इसको एक ही साथ लिख देते हैं वेट, जैसे इसमें क्या हो गया बेटा, वॉल्यूम क्या हो गया बेटा हमारा, इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज। इसमें क्या हो गया बेटा, वॉल्यूम हमारा डिक्रीज होगा और प्रेशर इंक्रीज। फिर कंट्रैक्शन में वॉल्यूम इंक्रीज एंड प्रेशर डिक्रीज। फिर हमने नॉर्मल कंडीशंस की बात करी कि क्या क्या चीजें आती। ठीक है, ये हमने बात करी बेटा मैकेनिज्म ऑफ क्या, हमारा पूरा ब्रीदिंग का मैकेनिज्म हमने डिस्कस कर। इसके अंदर हमने क्या क्या डिस्कस किया, अगर हम शॉर्ट बात करते हैं, क्या डिस्कस किया ब्रीदिंग में, इसकी डेफिनेशन, ठीक है, इसके प्रोसेसेस या फिर हम कहेंगे मैकेनिज्म या मैकेनिज्म। इतना क्लियर है सबको, ये हमने पूरा पार्ट डिस्कस कर लिया बेटा, इसमें हमने सारे नोट्स भी बना लिए। ठीक है, क्लियर।